आफ्टरनून एवरीवन। लेट्स स्टार्ट द क्लास। जहाँ पर क्लास छोड़ा था उसके आगे चलेंगे। सो आई वी हैव डन थ्री लॉज ऑफ मोशन, है ना। थ्री लॉज ऑफ मोशन हमने कर लिया था। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हमने लास्ट में कराया था। एक्शन रिएक्शन पेयर देखा था। उसके आगे करेंगे अब हम, ठीक है। तो अगला हेडलाइन लिखो, फ्रिक्शन। अगला हेडलाइन इज फ्रिक्शन। तो सबसे पहले फ्रिक्शन में हमें ये जानना है व्हाट इज फ्रिक्शन। व्हाट होता क्या है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन इज अ फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन क्या होता है? फोर्स होता है दैट अपोजेस मोशन, दैट अपोजेस रिलेटिव मोशन, ठीक है। दैट अपोजेस मोशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? से फॉर एग्जांपल देयर इज अ सरफेस। आपने एक बॉल को रोल किया, ठीक है। और बॉल रोल होता 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 क्या आएगा, फाइनली कहीं पर रुक जाएगा। इसकी कुछ वेलोसिटी होगी, से फॉर एग्जांपल 2 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये जीरो क्यों हो रहा होगा? इसकी वेलोसिटी डिक्रीज क्यों हो रही होगी? क्योंकि इसके पीछे कोई इस पर फोर्स लगा रहा होगा, तभी होगा ऐसा। जस्ट इमेजिन, आप नॉर्मल रोड पर दौड़ रहे हो, नॉर्मल कंडीशंस में, ठीक। दूसरा कंडीशन क्या है कि सामने से बहुत तेज आंधी चल रही है, तो आपको दूसरे वाले केस में परेशानी होगी दौड़ने में। सेम चीज हियर ऑल्सो। तो दूसरे वाले केस में जो आपको परेशानी हुई, इट इज रिप्रेजेंटेड इन दिस डायग्राम, कि अगर 2 मीटर पर सेकंड से अगर आप जा रहे हो और आपकी वेलोसिटी कम होते 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 जीरो हो गई, तो इसका मतलब क्या है, कोई आपको पीछे पकड़कर खींच रहा है। तो वो कौन पीछे पकड़कर खींच रहा होता है? फ्रिक्शन, ठीक है। कौन पकड़कर खींच रहा होता है? फ्रिक्शन। ओके, व्हाट का आंसर हमने कर लिया। दूसरा क्वेश्चन इज कि कॉज ऑफ फ्रिक्शन। बता सकते हैं कोई, व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन? फ्रिक्शन का कॉज क्या होता है? व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन? एक आंसर आया है अभी हमारे पास। देखो, से फॉर एग्जांपल देयर इज अ सरफेस, ठीक। दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऐसा और इसके ऊपर आपने क्या रखा है, एक ऐसा, ठीक है। दिस इज द डाउन ऑब्जेक्ट, ऊपर वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है बेटा। नो, इट्स नॉट अपोजिट फोर्स कॉज ऑफ फ्रिक्शन। कॉज ऑफ फ्रिक्शन इज समथिंग डिफरेंट। से फॉर एग्जांपल, ये दोनों सरफेस को अगर आप मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर देखो, ठीक है, तो आपको जो है पहला वाला फोर्स, ये पहले वाले को मैं यहां पर बना रहा हूं, ये कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा। सिमिलरली दूसरे वाले सरफेस को मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर देखो, तो वो भी कैसा दिखेगा, ऐसा, ठीक है। तो बेसिकली कॉज ऑफ फ्रिक्शन इज, ये जो उबड़ खाबड़ जगह होती है ना, इसी को हम क्या बुलाते हैं, इंटरलॉकिंग। तो कॉज ऑफ सरफेस इज सरफेस रफनेस, और सरफेस रफनेस से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है, इंटरलॉकिंग, which is given in class 8 NCERT। क्लास 8 NCERT का फ्रिक्शन चैप्टर में ये टर्म लिख रखा है, इंटरलॉकिंग। कॉज ऑफ फ्रिक्शन इज व्हाट, इंटरलॉकिंग between the surface, ठीक है। क्लियर है बेटा? सभी को, सभी को क्लियर है? थर्ड, टाइप ऑफ फ्रिक्शन। टाइप में स्टैटिक, काइनेटिक
एंड रोलिंग। तीन तरीके का फ्रिक्शन है, स्टैटिक, काइनेटिक और रोलिंग। नाउ it can be seen that through experiments static friction is more than kinetic friction and kinetic friction is more than rolling friction. Now, can you tell me the reason behind it? ऐसा क्यों होता है? Why static friction is more than kinetic friction isn't given in class 8 NCERT. I'm just asking those questions. Class 8 NCERT. देख लेना जाके. Can you tell me the reason behind it? Static, kinetic और rolling friction. क्यों ऐसा ऑर्डर होता है? Static friction ज्यादा, kinetic friction से कम और rolling friction सबसे कम. ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी पूरी बात. What is the meaning of static friction? ऐसा ऑब्जेक्ट है, और दूसरा ऑब्जेक्ट इसके ऊपर रुका हुआ है. कैसा है? रुका हुआ है. तो जब ये रुका हुआ रहेगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, जब ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ रहेगा तो मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर इन दोनों सरफेस को देखोगे तो कैसा दिखेगा? ऑब्जेक्ट का कुछ ऐसा, और जिस सरफेस पर ये रखा हुआ है उसका कुछ ऐसा. फंसे हुए रहेंगे दोनों? रहेंगे नहीं रहेंगे? ना बेटा, ये सब गलत आंसर है. ये दोनों क्या रहेंगे? फंसे हुए रहेंगे. स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में जब सब कुछ रुका हुआ है तो ये फंसा हुआ रहेगा. तो इंटरलॉकिंग इज गुड. इंटरलॉकिंग इज मोर. नाउ से फॉर एग्जांपल, काइनेटिक का मतलब क्या हो गया? जब ऑब्जेक्ट वेलोसिटी में होगा, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा तो जो फ्रिक्शन लगता है वो. तो यही ऑब्जेक्ट जब मूव कर रहा होगा तो आपको नहीं लगता है कि पहला वाला सरफेस दूसरे वाले सरफेस को तोड़ने की कोशिश करेगा? अच्छा इंटरलॉकिंग नहीं होगा. तो अच्छा इंटरलॉकिंग अगर नहीं होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होगा? कम हो जाएगा. तो आंसर इज व्हाट? इंटरलॉकिंग. In static friction, interlocking is more as compared to kinetic friction. Clear है ये चीज? In static friction, interlocking का जो परसेंटेज है वो ज्यादा होता है as compared to kinetic friction. Same answer is given in class 8 NCERT. मैं कुछ बार से नहीं पढ़ा रहा हूं, मैंने आपको इतनी बार NCERT दिखा दिया है कि देखो ये लाइन लिखी हुई है, ये भी लाइन लिखी हुई है. Now, the question comes, why kinetic friction is more than rolling friction? हाँ, काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू रोलिंग फ्रिक्शन से क्यों ज्यादा होती है? दोनों ही मूव कर रहे हैं इसमें. तो काइनेटिक का मतलब भी चलना हुआ, रोलिंग का मतलब भी मूव करना हुआ, बट एक रोल कर रहा है, एक चल रहा है. व्हाई दिस? इसका रीजन अलग है, उसका रीजन अलग था. व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? देखना ध्यान से. काइनेटिक फ्रिक्शन में देखो तो यहाँ पर ये जो बॉक्स है, ये बॉक्स का जो नीचे वाला सरफेस है, ये वाला, ये जो बना रहा हूं, जो पूरा का पूरा इस बॉडी के ऊपर रखा हुआ है, टेबल के ऊपर रखा हुआ है, तो नीचे वाला सरफेस पूरा का पूरा कांटेक्ट में है. ठीक है, नीचे वाला जो सरफेस है पूरा का पूरा कांटेक्ट में है. बट इन केस ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, नीचे वाले सरफेस रोलर्स पर होते हैं. ठीक है, नीचे वाले सरफेस रोलर्स पर होते हैं. अब रोलर्स की वजह से सरफेस इन कांटेक्ट गेट reduced. surface in contact gets reduced. Hence rolling friction क्या हो जाता है? कम हो जाता है. सरफेस ही कम है बेटा. मान लो एक ऐसा केस है जहां पर 1 मीटर स्क्वायर पूरा टच कर रहा है, ऐसा, और एक ऐसा सरफेस है जिसमें 0.5 मीटर स्क्वायर टच कर रहा है. जब सरफेस ही कम है तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा. ठीक है, तो दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ काइनेटिक एंड रोलिंग फ्रिक्शन इज. व्हाई काइनेटिक फ्रिक्शन इज मोर देन रोलिंग फ्रिक्शन? बिकॉज सरफेस. इसका आंसर क्या है? ये पहले वाले का आंसर क्या है? ये. ठीक है, ध्यान रखिएगा. बोथ आर एक्सप्लेन्ड बाय डिफरेंट आंसर्स.
ठीक। चौथा, फ्रिक्शन को कैसे कम किया जाता है, कैसे फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं बेटा, हाउ वी कैन डू इट। how we can do it, how we can reduce the friction, by use of lubricants, by use of lubricants। ठीक है, lubricants बेसिकली क्या करेगा, इस इंटरलॉकिंग के बीच में चला जाएगा और ठीक से सरफेस फंसेगा नहीं, तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, by use of lubricants। now this lubricants can be of three types, solid, लिक्विड और गैसियस लुब्रिकेंट। सबका एक एक एग्जांपल दो जो क्लास 8 के एनसीईआरटी में दे रखा है। एक एग्जांपल ऑफ सॉलिड लुब्रिकेंट, ग्रेफाइट। लिक्विड, ग्रीस, मोबिल वगैरह जो आपने देखते हो। गैसियस, एयर कुशन, कभी कभी एयर डाल देते हो आप बीच में दो सरफेस के। ठीक है, these are example of lubricants, solid, liquid and gas। how does the lubricant works, lubricant works कैसे करता है, it reduces the area of contact। एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के बीच में आ जाता है ना, तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को क्या कर देता है, कम कर देता है, जिसकी वजह से इंटरलॉकिंग क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, किसी को कुछ फ्रिक्शन में पूछना हो, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क अबाउट फ्रिक्शन, इतना ही है चैप्टर। बाकी तो क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल, वो थोड़ी आएगा आपको। कुछ पूछना हो फ्रिक्शन में, एनीथिंग। एयर कुशन इज बेसिकली अ दो ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट के बीच में आप एक ऐसा एरिया क्रिएट करते हो जहां पर एयर भर दिया जाता है। ठीक है, उसे हम एयर कुशन बुलाते हैं। जनरली आपको ये ना ये जो आपने ये गेमिंग वाले लैपटॉप देखे हैं, एनवीडिया वगैरह नाम तो सुना ही होगा। तो उसमें जो ग्राफिक्स कार्ड होता है, ग्राफिक्स कार्ड में दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इस तरीके से एयर कुशन भरा जाता है, ताकि वो आपस में जब मूव कर रहे हो, वो फैन वगैरह जब मूव कर रहे हो तो टकराए ना, और उनके बीच का जो एरिया है, सरफेस कांटेक्ट, वो कम रहे। ठीक है, रुके हुए बॉडी पर क्यों लगेगा बेटा रोलिंग फ्रिक्शन। हाँ, रुका हुआ बॉडी क्या रोल कर रहा है। बाकी विशाल आपको एक्सप्लिकेशन बता दिया मैंने आपको यहाँ पर, वहां यूज होता है। ठीक है, कुछ मिल्स वगैरह में भी यूज होते हैं, पेपर मिल्स वगैरह के जो मशीन्स बनते हैं ना, वहां पर भी बीच में लुब्रिकेंट्स की जगह आजकल एयर कुशन डाला जा रहा है। ठीक है, तो वहां पर भी यूज होता है, लेकिन जनरली ये यहाँ पर यूज करते हैं। लिक्विड नहीं यूज करने का बेसिकली पर्पस क्या होता है, लिक्विड यूज करोगे तो कंडक्टिंग बना दोगे और वो क्रैश हो जाएगा। पता चला गर्मी से तो नहीं गया, बट इलेक्ट्रिसिटी पास करके आपने शॉर्ट सर्किट करवा दिया। तो शॉर्ट सर्किट वगैरह से बचने के लिए हम लोग एयर कुशन वगैरह यूज करते हैं। एयर इज अ बैड कंडक्टर, आई होप यू मस्ट बी नोइंग दैट। नॉन कंडक्टिंग जगह पर वो यूज करेंगे। ठीक है, किसी को और कुछ पूछना हो फ्रिक्शन में, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क। नेक्स्ट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। say for example there is a car, जी बोलिए।
say for example there is a car and the car is moving around a circle. अरे सर्कल गंदा बन गया, बट आप बना लेना सर्कल, ठीक है। क्लाउड में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, क्लाउड में चार्ज होता है। क्लाउड में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता, क्लाउड में चार्ज का एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है। आपने बोला ना क्लाउड में भी इलेक्ट्रिसिटी, क्लाउड में चार्ज का एक्यूमुलेशन होता है, ओके। उसको अगर पाथ मिल गया मूव करने का, उसको अगर पाथ मिल गया मूव करने का, तो इलेक्ट्रिसिटी हम उसको बोलेंगे। आपने इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर नहीं करा हमारा, पढ़ाया होगा ना। इलेक्ट्रिसिटी इज व्हाट, मूविंग चार्जेस कॉन्स्टिट्यूट्स इलेक्ट्रिसिटी। वहां तो चार्ज का एक्यूमुलेशन हुआ है क्लाउड्स में, तो मूव वहां पर नहीं कर रहे होते। मूव जब ग्राउंड की तरफ करते हैं तो एयर हो जाता है आयोनाइज एंड बिकम्स कंडक्टिंग, हेंस यू सी लाइटनिंग, ओके। तो देयर इज अ कार is moving around the circle, so the force which is required, पहले तो डेफिनेशन लिख लो। force which is required, force which is required to keep an object moving in a circle is called centripetal force, ठीक है। तो कार जब इस तरीके से मूव कर रहा होता है तो कार को अंदर की तरफ रखने के लिए एक फोर्स लगता है। ये अंदर की तरफ जो फोर्स लगता है उसे हम क्या बुलाते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। क्लियर है। सिमिलरली सैटेलाइट जब धरती की चारों बगल घूमता है ना, तो उसमें भी कौन सा फोर्स लग रहा होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके। It is a force which is used to keep a body revolving around a circle. क्लियर है सेंट्रीपिटल फोर्स। यहीं पर एक कंफ्यूजिंग सा फोर्स आता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज अ स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स एक ऐसा फोर्स जो एग्जिस्ट नहीं करती है, बट आप उसके इनर्शियल फ्रेम में जाएंगे, उसके इनर्शियल फ्रेम में जाकर बैठेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, आपको बाहर की तरफ ले जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर मूविंग इन अ कार और इफ यू आर मूविंग इन अ मेरी गो राउंड, ओके, तो आप जब मेरी गो राउंड में बैठे हुए होंगे आपको क्या लगेगा कि आप बाहर की तरफ फेंका जाएंगे। सिमिलरली इफ यू हैव टाइड अ स्टोन, स्टोन को ऐसे करके घुमाइए और छोड़ दीजिए, क्या होगा, स्टोन अपने पॉइंट से टेंजेंशियल पाथ पर मूव कर जाता है। तो दैट इज व्हाट एन एग्जांपल ऑफ व्हाट, सूडो फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये बेसिकली कहां लगता है, बाहर की तरफ, ध्यान रखना, बाहर की तरफ। तो आप अगर कार में बैठे हुए हैं और आप सर्कुलर पाथ पर जा रहे हो और आप बाहर की तरफ फेंका रहे हो, तो वो किसका एग्जाम्पल है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जाम्पल है। आप उसी कार पर बैठे हो, कार सर्कुलर पाथ में जा रही है, तो कार को सर्कुलर पाथ में रखने के लिए जो फोर्स लगा रहा है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, सेंट्रीपिटल फोर्स। यही डेफिनेशन है, ध्यान रखना। तो एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ। तो बेसिकली कर्व्स वगैरह बनाने में आप सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यूज करते हो। हाँ, मौत का कुआं इज एन एग्जांपल, देखा है आपने सर्कस में मौत का कुआं, तो दैट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ दिस। बाहर की तरफ आपको रखेगा, अंदर की तरफ ले जाएगा तो वो कभी बाइक चला ही नहीं पाए, है ना, गया ऊपर। स्पीड इतनी होनी चाहिए, पर्टिकुलर स्पीड इतनी होनी चाहिए कि आप सर्कुलर में वैसे रोटेट करते रहो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फोर्स। कुछ रह गया फोर्स में तो बताओ जल्दी से।
Anything you would like to ask regarding force? मोमेंटम पढ़ा है कि नहीं मैंने आपको? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा दिया था बेटा, ये बताना। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ा दिया था? हाँ। फोर्स में अगर आपको लगता हो कि कुछ छूट गया हो तो बताओ, जल्दी से कर देते हैं उसको भी अभी। अजय, फोर्स का यूनिट नहीं बताया क्या? व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट इज केजी, एक्सेलरेशन का यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू न्यूटन। ठीक है, तो न्यूटन इज द एसआई यूनिट, और न्यूटन का वैल्यू क्या होता है? ये केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक और यूनिट होता है सीजीएस में, जिसको हम क्या बुलाते हैं? डाइन। ठीक है, सीजीएस यूनिट में एक और होता है स्मॉल यूनिट ऑफ फोर्स, डाइन। ध्यान रखना, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर विल गिव यू व्हाट? डाइन। नाम याद रखना बस, और क्या में कोई कन्वर्जन तो पूछेगा नहीं। दिस इज व्हाट यूनिट ऑफ फोर्स। यूनिट ऑफ फोर्स शायद मैंने आपको नहीं बताया। और बच्चा लोग कुछ लगता हो रह गया हो, नहीं लगता हो तो अगले टॉपिक पर चलेंगे। देखो 8-9 में जितना है उतना ही पढ़ा रहा हूँ, उससे ज्यादा नहीं, और जरूरत भी नहीं है उससे ज्यादा। उसी में से पूछता है, आप फालतू में 200 चीज पढ़ कर जाते हो। 8-9 का एनसीईआरटी पढ़ के जाओ, पूरा नंबर आएगा एनसीईआरटी साइंस, लाइन बाय लाइन वही उठा के पूछता है। अब पता नहीं आप क्या क्या पढ़ के जाते हो, पढ़ के जाते हो ज्यादा कचरा चीज। ठीक है, बहुत तो पढ़ के भी नहीं जाते साइंस, उनको लगता है कि उनको साइंस में सब आता है, तो वहाँ क्वेश्चन आता है तो फिर वही हर बार एक ही गलती, नहीं पढ़ के जाते हैं साइंस। 40 नंबर, 30 नंबर। ठीक है, 30 नंबर मैटर करता है। नेक्स्ट इज प्रेशर। ठीक है, हेडलाइन लिखो प्रेशर। हेडलाइन लिखने के बाद सबसे पहले डेफिनेशन। क्या होता है डेफिनेशन बेटा प्रेशर का? देखें, पढ़ रहे हैं आप बचपन से प्रेशर, तो एक भी बच्चा है जो पूरा सही आंसर दे सके प्रेशर का, जो कि क्लास 9 में है, सॉरी 8 में, 9 में भी नहीं, 8 में। 9 में प्रेशर नहीं है। ठीक है, पता नहीं किसका फोन आ गया, मोहित सर का फोन है। बात में मोहित सर बाद में बात करेंगे मेरे से, मैं उनको जस्ट मिनट, 1 मिनट में रिप्लाई कर देता हूँ। एक्चुअली उनको मैंने बोला था कि क्लास शायद ना हो अभी, दिन में इंटरनेट नहीं है, तो 2 में से एक गायब है। ठीक है, और एक में अभी जस्ट 15-20 मिनट पहले आया है जब मैंने आपको लिंक भेजा है, तो वरना आज क्लास भी नहीं होती। एक आंसर आया है मेरे पास, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स अप्लाइड इन एरिया इज नोन एज प्रेशर। ये लो, दिस इज द बॉडी, ये रहा फोर्स और ये रहा एरिया, एकदम ऐसा। फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर होगा। देखो देखो, ये हाथ मेरा एरिया है और ये फोर्स, काला वाला पेन इज फोर्स। फोर्स पर यूनिट एरिया होगा ये प्रेशर। कैन यू फील? डू इट, डू इट बाय योरसेल्फ। अपने हाथ पर पेंसिल को, पेन को ऐसे रखो, कोई प्रेशर फील कर रहे हो? कोई प्रेशर फील कर रहे हो? नहीं फील कर रहे हो। तो यहीं पर बच्चे मात खा जाते हैं। ठीक है, तो क्योंकि हम पढ़ रहे हैं तो हम मात नहीं खाएंगे, क्या हम सीखेंगे। प्रेशर इज डिफाइंड एज thrust force per unit area. Pressure is defined as thrust force per unit area.
तो थ्रस्ट फोर्स का मतलब क्या हो गया? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थ्रस्ट फोर्स? एक ऐसा फोर्स जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा, ऐसा। देख रहे हो? देखो इधर वीडियो, ऐसा जो सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा, उसे थ्रस्ट फोर्स बुलाते हैं। और उसको जब आप एरिया से डिवाइड करते हो तो दैट गिव्स यू प्रेशर। So, what is the unit of force? Newton. What is the unit of area? Meter square. Newton upon meter square is the unit of pressure. इसको और हम क्या बुलाते हैं? पास्कल। ठीक है, और क्या बुलाते हैं? पास्कल। What are the other units of pressure? Equally important. Other units of pressure, equally important. Atmosphere. ठीक है, एटमॉस्फेयर। मिलीमीटर ऑफ मरकरी, मिलीमीटर ऑफ मरकरी इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर। पूरा मिलीमीटर ऑफ मरकरी, Hg मरकरी। उसके बाद बार is an also example of what? Unit of pressure। ठीक है, उसके बाद टॉर इज अ यूनिट ऑफ प्रेशर। ये 4-5 यूनिट हमने क्यों लिखा? 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 और 3 नंबर, ठीक है, 1 2 और 3 नंबर इज इन योर क्लास 8। 4 5 6 11 में है। ठीक है, लिख दिया यार, पता होना चाहिए। 4 5 6 11 में है तो पता होना चाहिए। टिक लगा लो यार, 1 2 3 तो याद रखना ही होगा, कोई उपाय नहीं है। ठीक है बेटा, किसी को कुछ पूछना हो यहाँ तक, प्रेशर नहीं समझ में आया हो या यूनिट नहीं समझ में आया हो, किसी को भी? नाउ हाउ डू वी मेजर प्रेशर इन अ लिक्विड? प्रेशर इन अ लिक्विड को कैसे मेजर करते हैं बेटा? व्हाट इज द फॉर्मूला? ये तो सॉलिड वगैरह के लिए हमने फॉर्मूला लिखा, थ्रस्ट फोर्स अपॉन एरिया। व्हाट इज द प्रेशर इन अ लिक्विड? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इनटू द हाइट ऑफ द लिक्विड। समझते हैं इस चीज को। देखो, से फॉर एग्जांपल दिस इज द कंटेनर, और इस कंटेनर में आपने पानी भर रखा है। ठीक है, ये हाइट इज h और ये बॉटम है, बॉटम वाला सरफेस। तो इस बॉटम वाले सरफेस के ऊपर कितना प्रेशर लग रहा होगा? ये हाइट h जितना पानी है उसके ऊपर, उस पानी का डेंसिटी और इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू आती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्लास 8 में नहीं दे रखा है, बट इसका एप्लीकेशन क्लास 8 में दे रखा है। तो हम ये एप्लीकेशन को भी एक बार जल्दी से देख जाएंगे। क्या एप्लीकेशन है? से फॉर एग्जांपल दिस इज अ फ्लास्क, दोनों एंड से ओपन है ये फ्लास्क, इधर से भी खुला हुआ है और बॉटम से भी खुला हुआ है। आप इस फ्लास्क के नीचे बलून लगा दो। ठीक है, बलून, बलून है ये। ठीक है, ऊपर से पानी भरो। तो जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे बलून की हाइट क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। बलून की साइज क्या होगी? बढ़ती चली जाएगी। इसका मतलब क्या है? पानी जो है
ठीक है, पानी जो है बॉटम पर, बॉटम सरफेस पर, मतलब ये वाले सरफेस पर प्रेशर लगा रहा होगा। एयर प्रेशर नहीं लगा रहा होता तो बलून क्या होता, फूलता नहीं, फूलता। तो पानी जो है बॉटम सरफेस पर प्रेशर लगा रहा है। यही एक्सपेरिमेंट, सेम एक्सपेरिमेंट दे रखा है क्लास 8 का एनसीईआरटी। तो liquid exerts pressure on the bottom surface of container। दूसरा एक्सपेरिमेंट जो दे रखा है क्लास 8 के एनसीईआरटी में वो ये बॉटल है, पूरा बंद है बॉटल, ठीक है, कोको कोला वाला बॉटल, बड़ा सा 2 लीटर वाला, ठीक है। ये बॉटल है, बंद है, और बॉटल में पानी भरा हुआ है। नाउ अगर आप इस बॉटल के इस पॉइंट पर छेद कर दो, पंक्चर कर दो, क्या होगा? ऐसा पानी गिरना शुरू हो जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल दिस डिस्टेंस इज व्हाट, x। सो व्हाट डज दिस इंडिकेट? लिक्विड exerts pressure on walls of container also। जिस कंटेनर में ये रखा हुआ है उसके दीवार पर भी प्रेशर लगाएगा लिक्विड, ये एक्सपेरिमेंट बताता है, ठीक है। और तीसरा, मान लो ये छेद आपने लेफ्ट साइड में किया, सेम डायमेट्रिकली अपोजिट, मतलब ये जो डायमीटर है फ्लास्क का, इस डायमीटर पर कहीं पर भी छेद कर दो, ये जो लेंथ होगा इट विल रिमेन सेम। मतलब डायमीटर से वो करना है, ये अगर सामने की तरफ अगर कर दो तो ये वाला डिस्टेंस विल बी x, पीछे की तरफ कर दो तो डिस्टेंस विल बी x। व्हाट डज दिस शोज इन द सेम एक्सपेरिमेंट? सारा डिस्टेंस जो बराबर है, इससे क्या पता चलता है? एट सेम हाइट प्रेशर इन अ लिक्विड इज सेम। तो जब मैं लिक्विड की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब मैं गैस की भी बात कर रहा हूं, फ्लूइड की बात कर रहा हूं। सेम हाइट पर प्रेशर क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। तो यहां पर जो ये मैंने सर्कल बनाया है, इट इज ऑल एट सेम हाइट h। देखो ध्यान से, अगर ये हाइट चेंज कर दोगे तो प्रेशर अलग होगा, बट सेम हाइट पर प्रेशर विल रिमेन सेम। किसी को कुछ पूछना हो इन दोनों में से, बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट में दे रखा है आपके। ठीक, किसी को कुछ पूछना हो, बन गया सभी का? बना रहे? अच्छा बनाओ बनाओ, जल्दी बनाओ। This is observation number 1, this is observation number 2, this is observation number 3। सब डायरेक्ट पूछ लेगा आपको कि एक कंटेनर है, कंटेनर के सेम हाइट में प्रेशर क्या होता है? मोर, लेस, ठीक है, इक्वल, नन ऑफ द अबव, एनीथिंग कैन बी आस्क्ड। इस बार पता है आपको मेंस और पीटी के बीच, पीटी का डेट आ गया, पता है ना? हाँ, देखा कि नहीं? एक्सपीरियंस है आप लोग, पीटी का डेट आ गया है, पता है ना? झूठ मत बोलना। हाँ देख लिया, चलो गुड। मेंस का डेट देखा, मेंस का मेंस का डेट देखा, उसके बाद सिर्फ पीटी तो नहीं निकालना, मेंस भी लिखना है। कितना दिन दिया है पीटी और मेंस के बीच में? कैलकुलेट किया आपने? आए, 1 महीना का, अक्टूबर नवंबर पूरा है, 2 महीना। 9 दिसंबर से है मेंस। लेकिन उसमें मजेदार बात क्या है?
वो है एक्चुअल में एक ही महीना। कैसे? हाँ, वो एक्चुअल में एक महीना है, बताना जरा कैसे वो एक्चुअल में एक महीना है। पीटी का डेट इज 30, ठीक, और मेंस का डेट इज 9 दिसंबर, ठीक। तो अक्टूबर पूरा और नवंबर पूरा, लेकिन है वो एक्चुअल में एक। कैसे? अरे रिजल्ट में टाइम नहीं लगेगा, वो तो है ही। ये देखो, अक्टूबर में है 8 दिन दुर्गा पूजा, ठीक, 4 दिन दिवाली, 12, और बाकी बच गया 5 से 6 दिन छठ। 8 4 12 6 18, 1 2 दिन आने जाने में 20 दिन, और एग्जाम के 7 दिन तक आप ऐसे भी कुछ नहीं पढ़ेंगे तो 28 दिन, तो एक महीना गया। मजा आ गया? हाँ, मजा आ गया। रिजल्ट नवंबर में दे चाहे दिसंबर में दे, आपका ऐसे भी ये समय बर्बाद होने वाला है, ठीक है। तो एक्चुअल में एक महीना है। कहना क्या चाह रहा है ये? मेंस का तैयारी पहले कर लो, नहीं तो मौका नहीं लगेगा इस बार, अभी से। ये कहने का मतलब है उसका। और उसने ट्वीट करके भी ये बात बोली थी कि एस्पिरेंट शुड चेंज देयर अप्रोच। अगर मैं आपकी जगह होता, मतलब जो आपके अतुल प्रसाद हैं, इन्होंने ये बोला था, इनका जो ट्वीट है, कि अगर वो आपकी जगह होते तो वो पहले मेंस की तैयारी कर रहे होते, ठीक है। तो आप दोनों करो साथ में, चलो डन। इसमें कुछ पूछना हो 1 2 3 में? एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क? 1 2 3। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन। इसी पेज में एप्लीकेशन भी लिख लो, प्रेशर। Why the edge of knife is sharp? बता सकता है? Why the edge of knife is sharp? Pressure is equals to force by area. एज शार्प होने का मतलब क्या है? एरिया इज लेस, एरिया कम होने से प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो कम फोर्स में भी आप ज्यादा प्रेशर लगा सकते हो, ठीक है। फोर्स मान लो कम है, बट इस केस में एरिया भी कम। एरिया कम होने से प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आप आराम से चीजों को क्या कर सकते हो? कट कर सकते हो। Why the nail is pointed? नेल कौन सा नेल? वो दीवार में ठोकने वाला नेल। क्यों होता है पॉइंटेड? सेम रीजन, एरिया इज लेस, प्रेशर मोर। ये सब एनसीईआरटी में दे रखा है, ठीक है, वही सब पढ़ा रहा हूं। थर्ड, व्हाई द स्ट्रैप ऑफ स्कूल बैग इज वाइडर? चौड़ा क्यों होता है स्ट्रैप? हाँ, चौड़ा मतलब एरिया ज्यादा, एरिया ज्यादा मतलब प्रेशर कम। तो आपको कम वजन महसूस होगा, कम पतला एरिया में रहेगा ना, तो दुखने लगेगा कंधा, ठीक है। क्लियर है? बेल्ट ऑफ स्कूल बैग, स्ट्रैप ऑफ स्कूल बैग। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं जो एनसीईआरटी में दे रखे थे, ठीक है। ट्रक वगैरह का चक्का चौड़ा क्यों होता है? ट्रक का चक्का बहुत चौड़ा होता है ना, उसका भी रीजन प्रेशर। एरिया बड़ा तो प्रेशर कम। ठीक है बेटा, कुछ पूछना हो, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क इन प्रेशर? अच्छा, एक चीज तो बताया नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? से फॉर एग्जांपल, आप ऐसे एकदम आराम से खड़े हैं या बैठे हुए हैं, ठीक है? आपके सर के ऊपर अगर मैं इस तरीके का
एक सिलेंडर बना दूं, इमेजिनरी सिलेंडर। क्या है ये? इमेजिनरी सिलेंडर। तो बेटा आपको नहीं लगता है इस सिलेंडर में क्या भरा पड़ा है? एयर भरा पड़ा, नहीं भरा पड़ा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा? प्रेशर exerted by atmosphere is called atmospheric pressure. Pressure exerted by atmosphere is called atmospheric pressure. Normally उसका वैल्यू कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर लिखा था ना अभी प्रेशर का यूनिट। डन। एक डेटा दे रखा है आपके एनसीईआरटी में, if the head of an individual is assumed to be, ठीक है, assumed to be 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर, ये एरिया, हेड को हमने स्क्वायर मान लिया है और 15 इंटू 15 का एरिया मान लिया है। देन व्हाट इज द फोर्स exerted by atmosphere on our head? फोर्स की वैल्यू पूछी। अगर हेड को हम 15/15 का मान लें तो कितना फोर्स एक्सर्ट हो रहा होगा? है किसी को पता? यू नो दिस? पढ़ा नहीं ठीक से एनसीईआरटी क्लास 8? अरे ये कहाँ का है क्लास 8? ठीक है, इट्स फ्रॉम क्लास 8। देखो कैसे आंसर तो 2250 न्यूटन है। कैसे आता है वो देख लो। प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स बाय एरिया, फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया। फोर्स की वैल्यू प्रेशर, प्रेशर का कितना यूनिट होता है एटमॉस्फेयर जो दे रहता है 10⁵ पास्कल इनटू एरिया। एरिया इज 15/100 इंटू 15/100, सेंटीमीटर में मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 15 इंटू 15 225, और एक जीरो लगा दोगे तो 250 न्यूटन। ये 100 कट कर यहाँ क्या देगा? 10⁻1, 225 इंटू 50, 2250 न्यूटन। ठीक है, टीवी बंद ही नहीं हो रहा। डायरेक्ट लिख रखा है उन्होंने, वहां पर डेराइव नहीं करा है। नो, दे हैव नॉट डेराइव्ड दिस, नॉट डेराइव्ड। डायरेक्ट वैल्यू लिख रखी है तो मेरे को मन हुआ, मैंने बता दिया क्योंकि वहां है, तो इट्स ऑब्वियस कि आप क्लास 8 का एनसीईआरटी पढ़ कर जाएंगे। व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर? जल्दी से बता दीजिए आप मुझे। एक आदमी जमीन पर खड़ा है, एक आदमी माउंट एवरेस्ट पर खड़ा है, ज्यादा प्रेशर कौन फील करेगा? हु विल फील मोर प्रेशर? बताइए भाई, किसके पास ज्यादा प्रेशर होगा? अरे ये जो आदमी है इसके ऊपर एटमॉस्फेयर कितना? इतना।
ये जो आदमी है इसके ऊपर एटमॉस्फेयर कितना, बस और बस इतना, तो ज्यादा प्रेशर इधर लगेगा ना, ज्यादा एयर जिधर उतना ज्यादा प्रेशर। हो गया माउंटेन। कैसे माउंटेन होगा यार, अभी बताया मैंने आपको। आप इसका मतलब यूज नहीं कर रहे हो कंसेप्ट को। अरे सिलेंडर है ना ऊपर पर, ज्यादा बड़ा सिलेंडर कहाँ बनेगा, धरती पर बनेगा, माउंट एवरेस्ट पर बनेगा, धरती पर बनेगा ना, तो ज्यादा प्रेशर कहाँ होगा, धरती पर, ना कि माउंटेन पर। ठीक है। मोर प्रेशर, ये एरो साइन लगा दिया। ठीक है। चलो एक और लास्ट पार्ट है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। वो वाला बॉल से खेले हो, ऐसे बॉल मारा दीवार में जाके चिपक गया, अब यू प्लेड विद दैट। बचपन में तो खेला होगा। हाँ? बॉल मारा दीवार पर, दीवार पे जाके चिपक गया, नहीं खेला। कैसा बचपन बीता भाई। बॉल को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो बॉल कुछ ऐसा होता है, बॉल का सरफेस जो होता है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है। बीच में गोल होगा और उसके चारों बगल कुछ इस तरीके के सरफेस होंगे। ठीक है, अगर ध्यान से देखा होगा तो। नाउ व्हाट हैपेंस, जब दीवार पर ये वाला पार्ट जाकर टकराता है, व्हाट हैपेंस, दीवार पर जब ये वाला पार्ट जाकर टकराता है, देखना क्या होगा। ये वाला एयर, अच्छा इसके बीच में अभी तो फिलहाल एयर है बेटा, है ना, जब तक वो चिपका नहीं है तब तक क्या है, एयर है। तो जब वो चिपकेगा तो सारा एयर बाहर, सारा एयर किधर, बाहर। तो सारा एयर अगर बाहर हो गया तो इस तरीके से, इस डायरेक्शन में प्रेशर लगाने वाला कोई बच गया क्या, जब एयर ही नहीं है तो प्रेशर कौन लगाएगा, कोई नहीं, कुछ बचा ही नहीं। एक तरीके से वैक्यूम क्रिएट हो गया है। तो इस डायरेक्शन में प्रेशर लगाने के लिए कोई नहीं है, बट इधर तो है, बाहर से कौन लगा रहा है, एटमॉस्फेयर। पढ़ा था ना, एयर प्रोड्यूसेस प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, तो एटमॉस्फेयर इधर से प्रेशर लगा रहा है। तो इतना कभी कभी एयर अंदर का बाहर चला जाता है जिसकी वजह से आप जब खींचते हो तो उसमें भी बहुत दम लगाकर आपको दीवार से बॉल को खींचना पड़ता है। ठीक है। एयर सकर, यही एग्जाम्पल है एटमॉस्फेरिक प्रेशर का, जाकर चिपक जाता है। खींचना बहुत डिफिकल्ट है। कटोरे के साथ भी तो किया होगा, कटोरा को उल्टा रखा कभी, कटोरा को उल्टा रखा, कटोरा का जैसे तेजी से अगर उल्टा रखोगे और क्या होगा, एयर सब बाहर, अंदर से प्रेशर लगाने वाला कोई नहीं, तो आपको खींचने में बहुत दम लगाना पड़ता है क्योंकि बाहर से एटमॉस्फेरिक प्रेशर काम कर रहा होता है। ठीक है। तो दिस इज व्हाट एप्लीकेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। किसी को कुछ पूछना हो प्रेशर में, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर। क्लास 8 का एनसीईआरटी इज डन, नाइन्थ में तो है नहीं, टेंथ में है, टेंथ का भी ऑलमोस्ट कर दिया। एक ग्रेविटेशन में है बायंसी, तो ग्रेविटेशन जब आएगा तब देखा जाएगा। कुछ पूछना हो प्रेशर में, फोर्स में, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क। नहीं तो ये लिखिए, वर्क। व्हाट इज वर्क। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू cos theta, where theta is equals to
एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। भी समझा देता हूं मैं आपको। से फॉर एग्जाम्पल दिस इज माई सरफेस और ये आपकी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को आप क्या कर रहे हो, ऐसे रस्सी से खींच रहे हो टेढ़ा, ठीक। और ऑब्जेक्ट जो है सरफेस पर ऐसे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में, तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच का एंगल इज, ठीक, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ये समझ में आ गया। यूनिट, फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मीटर, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, तो न्यूटन मीटर विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू जूल। न्यूटन मीटर जिसको और हम क्या बुलाते हैं, जूल। यूनिट इज व्हाट, जूल। जूल इज ऑल्सो रिटन एज न्यूटन मीटर। क्वेश्चन, क्लास 9 एनसीईआरटी है ये। व्हेन वी कैन से दैट वर्क डन इज इक्वल टू, बताइए इसको, एनीवन हु कुड आंसर दिस। फॉर्मूला अभी आपके आंख के सामने है, क्या बता सकते हैं कि वर्क जीरो कब होगा, कौन कौन से केसेस में होगा। बेटा बेसिक से शुरू करा ना, बेसिक से शुरू करो। अगर फोर्स जीरो हो जाए तो कुछ लगाया ही नहीं दम, वर्क इज व्हाट, जीरो। दूसरा, आपने दम लगाया वो मूवमेंट ही नहीं हुआ, मतलब डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू जीरो, डिस्प्लेसमेंट इज एस, फोर्स इज एफ। और तीसरा, cos थीटा की वैल्यू 90 डिग्री हो जाए, सॉरी cos थीटा जीरो हो जाए, तो cos थीटा जीरो है, दैट इंप्लाइज व्हाट, थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, और दोनों के बीच का एंगल इज 90 डिग्री, देन वर्क इज इक्वल्स टू जीरो। तो स्टेशन पर, ट्रेन पर, ट्रेन पर आप देखते हो जो जो आपके पॉटर वगैरह होते हैं अपने सिर पर सामान रखते हैं, है ना। तो उस केस में फोर्स नीचे लग रहा होता है और वो जा किधर रहे होते हैं, सामने की तरफ। डू दे डू एनी वर्क, डू दे डू एनी वर्क, फिजिक्स के हिसाब से कोई वर्क कर रहे हैं, पैसा नहीं मिलना चाहिए, बट ठीक, मिलना चाहिए, बिकॉज दे आर वर्किंग, एफर्ट लगा रहे हैं, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहे हैं। फिजिक्स के हिसाब से नहीं है जीरो, बट दे आर वर्किंग, ठीक है। तो वर्क का डेफिनेशन लिख लिया हमने, वर्क का यूनिट लिख लिया हमने, वर्क जीरो कब होगा ये भी सीख लिया हमने। किसी को वर्क से कुछ पूछना हो, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क फ्रॉम वर्क, एनीथिंग, कोई भी। पावर, हाउ इज पावर डिफाइंड, पावर को कैसे डिफाइन करते हैं, वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन की यूनिट क्या थी बेटा, जूल,
टाइम का यूनिट क्या, सेकेंड, तो पावर का यूनिट क्या आता है, जूल पर सेकेंड, विच इज इक्वल्स टू वॉट। अदर यूनिट्स, किलोवाट, हॉर्स पावर, ये सब पूछ रखा है बीपीएससी ने। 1 किलोवाट, किलोवाट लिखा है बेटा, ये 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट। सिमिलरली 1 हॉर्स पावर, हॉर्स पावर इज एचपी, बोलते हैं ना कितने एचपी का मोटर है घर पर लगा हुआ, है ना, कितने एचपी का मोटर है पूछते हैं ना, तो 1 एचपी इज हाउ मच, 746 वॉट। ध्यान रखना इसका, अगली क्लास में यहीं से शुरू करेंगे। एक फेमस न्यूमेरिकल है एनर्जी कैलकुलेशंस का, वो सीखना है हमें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक आ भी रखा है आपके यूपीएससी एग्जाम, तो वो सीखेंगे, ठीक है, वो सीखना जरूरी है, पावर के ऊपर कैलकुलेशंस, ठीक है। किसी को कुछ पूछना हो आज की क्लास में, बहुत कुछ पढ़ लिया, पावर, वर्क, प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके बाद फोर्स, फ्रिक्शन, हेवी हेवी टॉपिक्स हैं सारे। कुछ पूछना हो, एनीथिंग यू वुड लाइक टू आस्क, पढ़ना है बेटा, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एनीथिंग, पन्ना पलट कर देख लीजिए एक बार। पावर रह गया, एनर्जी रह गया, बस ये खत्म करेंगे और उसके बाद फिर ग्रेविटेशन वगैरह देखेंगे। ग्रेविटेशन एक बच गया है और एक न्यूक्लियर फिजिक्स बच गया है, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स जहां पर एंड करेंगे वहीं से फिर केमिस्ट्री भी शुरू करेंगे, ठीक है। तो और कुछ आपको लगता है इसके अलावा जो पढ़ाना हो मुझे, एनीथिंग, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी? ऐसा नहीं होगा यार, लाइव में दोनों ईयरफोन में होगा, बाद में एक ही ईयरफोन पर आवाज है, ऐसा कैसे होगा? ऐसा हो रहा है सभी के साथ? तो मैंने तो नहीं ट्राई किया, आपने पहली बार मुझे बताया, तो इसका मतलब बाकी लोग नहीं देख रहे होंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए, देखता हूँ, एक बार मैं देख लेता हूँ, ठीक है, नथिंग नथिंग, बाकी लोग एकदम मस्त अपना वीडियो देखिए, कोई इशू नहीं, ठीक है। अच्छा, आवाज क्लियर है ना रिकॉर्डिंग्स की भी, ये बताओ पहले। बाकी लोग? यस सर, ठीक ही है बेटा, आवाज तो ठीक बोल रही है लोग। दोनों ईयरफोन में आवाज आता है सभी को? दोनों ईयरफोन में आवाज आता है? हाँ सर। तो बेटा विशाल एक बार देख लेना, कुछ इशू होगा। बाकी लोगों को तो आ रहा है दोनों ईयरफोन में आवाज। रिकॉर्डेड में नहीं होना चाहिए, पर ठीक है, चलो कोई बात। अरे ऐसा कैसे होगा भाई, मिट्टी को रिकॉर्डिंग में कराओ। कोई ना, एंजॉय, ठीक है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ठीक है। सो दैट विल बी ऑल, स्ट्रेटेजाइज योर टाइम, डेट आ गया है, नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, पढ़ाई करो, पढ़ाई, मेहनत, ठीक है। जितना पढ़ा दिया इतना सारा, ढेर सारा कुंभकर्ण की तरह कोर्स। 2 महीना हो गया हमें, 20 फरवरी से शुरू हुआ था हमारा, है ना। 2 महीना में कितने क्लास हो गए अपने? 30, 35, 40 के अराउंड तो हो ही गया होगा, उससे कम क्या हुआ होगा? बहुत हो गया, अभी तो कुछ नहीं हुआ है। अभी तो एक्चुअली पढ़ाई बाकी है। चलो बाय, पढ़ो पढ़ो, रिवाइज करो, टुमारो अगेन सेम टाइम जो शेड्यूल में दे रखा है उस समय मीट करेंगे। बाय एवरीवन, हैप्पी ईद टू एवरीवन, बाय, ईद मुबारक।